प्रस्तुत वीडियो में आज हम ई कंटेंट योजना अंतर्गत, ई कंटेंट का मतलब है ऑनलाइन विषय वस्तु। कंटेंट का मतलब विषय वस्तु को प्रस्तुत करना। तो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा जुलाई माह में ई कंटेंट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इसके तहत घर पर ही कॉलेज के विद्यार्थियों को विषय वस्तु और परीक्षा सामग्री या सिलेबस के अनुसार, पाठ्यक्रम के अनुसार जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनके प्रश्नोत्तर तैयार करके प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हम बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं के लिए या बीए पार्ट थर्ड ईयर की छात्राओं के लिए आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक है आधुनिक हिंदी कविता, उसमें संकलित जो 10वें कवि है दुष्यंत कुमार, उनकी 10 गज़लें और गज़लों का उनका संग्रह है साए में धूप नामक जो काव्य संग्रह है। उसमें से हमने पिछले वीडियो में 2 गज़लों का अध्ययन कर लिया है। आज हम तीसरी गज़ल है से प्रारंभ करेंगे। तो बीए तृतीय वर्ष की छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें और इसको सुनें, इसका विवेचन विश्लेषण करें, गौर से देखें इसको और देखने के उपरांत तत्पश्चात इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो आज हम तीसरी गज़ल है यहाँ से प्रारंभ करेंगे। यदि कोई क्वेश्चन है मन में तो वो बेशक मुझे मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पे या व्हाट्सएप पर आप मुझे बता सकती है। तीसरी गज़ल को पहले हम पढ़ते हैं। इसके 4 वो हैं बंद, उनको पहले पढ़ते हैं। और गज़ल का शीर्षक है भूख है तो सब्र कर, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, रोटी नहीं तो क्या हुआ, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। ये गज़ल है। अब हम इसके 4 पंक्तियाँ पढ़ते हैं। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है ज़ेरे बहस ये मुद्दवा, आजकल दिल्ली में है ज़ेरे बहस ये मुद्दवा। मौत ने तो धर दबोचा एक चीते की तरह, मौत ने तो धर दबोचा एक चीते की तरह। जिंदगी ने जब छुआ तक फासला रख कर छुआ, जिंदगी ने जब छुआ तक फासला रख कर छुआ। गिड़गिड़ाने का यहाँ कोई असर होता नहीं, गिड़गिड़ाने का यहाँ कोई असर होता नहीं। पेट भरकर गालियाँ दो, पेट भरकर गालियाँ दो, आहा भरकर बद्दुआ, आहा भरकर बद्दुआ। क्या वजह है, क्या वजह है, प्यास ज़्यादा तेज़ लगती है यहाँ, क्या वजह है, प्यास ज़्यादा तेज़ लगती है यहाँ।
लोग कहते हैं कि पहले इस जगह पर था कुआं, लोग कहते हैं कि पहले इस जगह पर था कुआं। अब हम इन चारों का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर सप्रसंग इसका विवेचन विश्लेषण करेंगे। तो नंबर 1, इनका हम संदर्भ देखते हैं पद्यांशों का। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित कवि और गजलकार दुष्यंत कुमार द्वारा विरचित काव्य संग्रह गजल संग्रह साये में धूप नामक काव्य से ये गज़ल उद्धृत है, अवतरित है, ली गई है। अब हम इस गज़ल का प्रसंग देखते हैं। तो नंबर 1 में कवि ने शासन तंत्र में व्याप्त लाल फीताशाही एवं विसंगतियों पर आक्षेप करते हुए सामाजिक समस्या की ओर संकेत किया है। कवि ने मौत को आसान और जीवन को जीना कठिन बताया है। और अगली में कष्ट में जीवन को लक्ष्य कर आक्षेप किया गया है। और अंतिम में वर्तमानकालीन विषम दशा का चित्रण नए रूप में किया गया है। अब हम जो व्याख्या का तीसरा सोपान है इनका भावार्थ देखते हैं। तो नंबर 1, प्रस्तुत पद्यांश में या गज़ल में कवि कहता है कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा तबका या बहुत बड़ा जो वर्ग है रोटी कपड़ा व मकान के लिए तरस रहा है, वो भी उसको नसीब नहीं हो रहा है। वह गरीबी, शोषण, आर्थिक विषमता तथा भूख आदि से ग्रस्त है। हमारे देश की संसद में इस बात पर काफ़ी चर्चा हो रही है। कई लोग लुभावन प्रस्ताव पेश किए जा रहे हैं। राजनीतिक दलों की चुनावी घोषणाओं में भी गरीबी मिटाने का नारा प्रमुखता से रहता है। इस प्रकार शासन प्रशासन राजनेता भले ही गरीबी और भूख मिटाने की बातें करते हैं और यह मुद्दा सबकी जबान पर रहता है, परंतु सारा प्रयास कोरा दिखावा ही लग रहा है। कभी आक्षेप पूर्वक व्यंग पूर्वक भूखे लोगों से कहता है कि रोटी नहीं मिली तो क्या हुआ, कोरे आश्वासन तो मिल ही रहे हैं, संसद में मुद्दा चल ही रहा है, सब्र रखो, कभी न कभी इसका परिणाम मिलेगा ही, सब्र से ही तब तक काम चलाओ। लेकिन जनता है उसका सब्र अब टूट रहा है। अगली उसमें आगे कवि कहता है कि मौत एक चीते की तरह जीवन को दबोच लेती है और प्राणांत करने में देर नहीं करती है, परंतु जिंदगी जीने में काफ़ी प्रयास करने पड़ते हैं और वह सहजता से नहीं मिलती है। तीसरी पंक्ति में कवि कहता है कि अब ऐसा समय आ गया है कि गड़गड़ाने या काफ़ी खुशामद करने से ही लोगों पर कोई असर नहीं होता है। शोषण का क्रम निरंतर चल रहा है, इसलिए गिड़गिड़ाने की अपेक्षा खूब गालियां दो, आहा भरकर साफ दो और यथाशक्ति विरोध करते रहो। और अंत में कवि कहता है कि क्या कारण है जो यहाँ पर आकर प्यास कुछ तेज लगती है, यहाँ पर आकर के प्यास कुछ तेज लगती है, जीवन में आवश्यकताओं की पूर्ति करने की लालसा बढ़ जाती है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर पहले कुआं था, इसलिए प्यास होते लग जाती है। यहाँ पर पूर्ति के साधन थे पहले, इसलिए उनकी लालसा स्वयं में बढ़ जाती है, परंतु अब वैसा समय और सुविधा नहीं है। अब हम इस गज़ल का सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण करते हैं। नंबर 1, मुद्दा ख़त्म नहीं हुआ,
बहस जारी है। इस कथन से शासन और समाज की विसंगतियों पर व्यंग किया गया है। जीवन यापन करना कठिन बताया गया है। नंबर 2, मौत बलशाली होती है। अभावग्रस्त लोगों की वेदना उक्त पद्यांश में व्यंजित हुई है। कवि ने समकालीन सामाजिक यथार्थ को व्यंजित किया है। आक्रोश की व्यंजना नए ढंग से हुई है। समकालीन सामाजिक जीवन में व्याप्त विषमता तथा अभावग्रस्तता की व्यंजना हुई है और उक्त पद्यांश में या गज़लों में सहज सरल और सुबोध भाषा और उर्दू फारसी के शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। अब आगे हम इसका आधा अर्धांश तो हमने पढ़ लिया, अब अर्धांश और पढ़ते हैं, फिर इसकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। आप दस्ताने पहनकर छू रहे हैं आग को। आप दस्ताने पहनकर छू रहे हैं आग को। आपके भी खून का रंग हो गया है सांवला। आपके भी खून का रंग हो गया है सांवला। इस अंगीठी तक गली से कुछ हवा आने दो। इस अंगीठी तक गली से कुछ हवा आने दो। तो जब तक खिलते नहीं ये कोयले देंगे धुआं। जब तक खिलते नहीं ये कोयले देंगे धुआं। इस अंगीठी तक गली से कुछ हवा आने तो दो। दोस्त अपने मुल्क की किस्मत पे रंजीदा न हो। उनके हाथों में है पिंजरा, उनके पिंजरे में सुआ। उनके हाथों में है पिंजरा, उनके पिंजरे में सुआ। इस शहर में वो कोई बारात हो या वारदात। इस शहर में वो कोई बारात हो वारदात। अब किसी भी बात पर खुलती नहीं है खिड़कियाँ। अब किसी भी बात पर खुलती नहीं है खिड़कियाँ। अब हम इन गज़लों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे या इन पदबंधों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो नंबर 1 संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश या गज़ल पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित नई कविता के प्रमुख कवि और गज़लकार दुष्यंत कुमार द्वारा विरचित साये में धूप नामक गज़ल संग्रह से, काव्य संग्रह से प्रस्तुत गज़ल उद्धृत है, अवतरित है, ली गई है। अब हम इनका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गज़ल में समकालीन विषम परिस्थितियों पर नए ढंग से आक्षेप किया गया है और अपने देश के लोकतंत्रीय शासन की विसंगति पर व्यंग किया गया है। वर्तमान काल के अलगाव और असंवेदित जीवन को लेकर कवि ने व्यथा व्यक्त की है। अब हम जो व्याख्या का तीसरा सोपान है भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में, काव्यांश में कवि कहता है कि दस्ताने पहनकर आग को छूने से नुकसान ही होता है, क्योंकि आग से दस्ताने भी झुलस जाते हैं और हाथ भी जल जाते हैं। ऐसा गलत प्रयास करने से प्रयासरत व्यक्ति का रक्त भी काला पड़ जाता है और उसकी मेहनत का फल भी नहीं मिलता, अर्थात कोशिश करने पर भी सामाजिक विद्रूपता को बदला जाना संभव नहीं है। आगे कवि कहता है कि अंगीठी को जब तक हवा नहीं मिलती है, अंगीठी को जब तक हवा नहीं मिलती है तब तक वह धुआं छोड़ती है, धुआं छोड़ती रहती है। कोयलों जो अंगीठी में जलाते हैं, कोयलों को आग पूरी तरह नहीं पकड़ती।
इस प्रकार सामाजिक जीवन में तब तक परिवर्तन नहीं हो सकेंगे जब तक उसे उचित वातावरण रूपी हवा नहीं मिलेगी। इसलिए उचित मौका और सुविधा आदि मिलने से ही कुछ बदलाव आ सकता है। आगे कवि स्पष्ट शब्दों में कहता है कि हे मित्र, अपने देश के भाग्य पर तुम व्यर्थ में दुखी मत हो। दुखी नहीं होना चाहिए। यहाँ के नेताओं के हाथों में शासन की बागडोर है और उसमें लोकतंत्र रूपी तोता उनकी इच्छा से सचेत हैं, अर्थात अपने देश का लोकतंत्र भ्रष्ट लोगों के हाथों में कैद है। और अंत में कवि कहता है कि इस शहर में चाहे कोई बारात आवे या कोई बहुत बड़ी वारदात हो जावे, परंतु लोग उन्हें देखने के लिए अपनी खिड़कियां नहीं खोलते हैं। अर्थात लोगों में संवेदनहीनता, परस्पर अलगाव, स्वार्थपरता की भावना बढ़ रही है। इससे शहरी लोग कटे छटे रहते हैं। अब व्याख्या का चौथा सोपान, इसका कलात्मक सौंदर्य या साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण है, वो देखते हैं। उक्त गज़लों में सामाजिक संवेदना व्यंजित हुई है। आग और दस्ताने सशक्त प्रतीक है। अंगीठी और आग का प्रतीकात्मक प्रयोग सामाजिक चेतना की दृष्टि से सशक्त है। अप्रस्तुत विधान और दृष्टांत द्रष्टव्य है। भारत के लोकतंत्रीय शासन पर आक्षेप किया गया है। प्रतीकों के माध्यम से विसंगत दशा की व्यंजना हुई है। सामाजिक एकता और मेलजोल आदि को लेकर कवि ने यथार्थ दशा का चित्रण किया है। और उक्त पद्यांश में मानवीय संवेदना का स्वर प्रमुख रूप से चित्र हुआ है। और उक्त पद्यांशों की भाषा उर्दू और फारसी है और भाषा शैली सहज सरल सुबोध और कवि और गज़लकार के भावों को और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। आगे हम चौथी गज़ल है उसको पढ़ते हैं। हो गई ये पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई ये पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई ये पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। अब हम इस गज़ल का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। और 4 सोपान है संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और विशेष या साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण। प्रस्तुत अवतरण या गज़लें हमारी पाठ्यपुस्तक आधुनिक हिंदी कविता नामक पाठ्यपुस्तक है। उसमें संकलित नई कविता के श्रेष्ठ कवि, प्रमुख कवि और गज़लकार दुष्यंत कुमार द्वारा विरचित साये में धूप नामक काव्य संग्रह, गज़ल संग्रह से उद्धृत है। और गज़ल है हो गई ये पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए शीर्षक गज़ल से उद्धृत है, अवतरित है। और आगे हम दूसरा जो सोपान है व्याख्या का, इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत अवतरण में कवि ने देश की वर्तमान स्थिति में समाई अव्यवस्था को समाप्त कर उसमें परिवर्तन लाने की भावना को व्यक्त
किया गया है। अब वाक्य का तीसरा जो सोपान है, तृतीय सोपान है, इसका भावार्थ है वो देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में, काव्यांश में कवि कहता है कि आज समाज की भेदभावपूर्ण अव्यवस्था के कारण दुखी मनुष्य की पीड़ा बहुत अधिक बढ़कर पहाड़ के समान विशाल हो गई है। यानी आम आदमी की पीड़ा है या समाज की पीड़ा है वो पहाड़ के समान विशाल हो गई है। अब इस पीड़ा को उसी प्रकार पिघल जाना चाहिए जिस प्रकार हिमालय पर निरंतर ऊंची होती हुई बर्फ पिघल जाती है और उससे गंगा नदी बहने लगती है। कवि कहता है कि वर्तमान में हमारे देश के सामाजिक जीवन में व्याप्त अव्यवस्थाओं की दीवार पर्दों की तरह भले ही हिलने लगी है, किंतु अभी और सुधार की आवश्यकता है। सामाजिक उन्नयन के लिए इस बात की शर्त थी कि भेदभावों की दीवार बुनियाद तक हिल जाए ताकि सामाजिक एकता संभव हो सके। कवि कहता है कि मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि समाज को बदल डालने के नाम पर मैं दिखावटी हंगामा खड़ा करूं, ये मेरा मकसद नहीं है। मेरी तो यही कोशिश है कि देश की वर्तमान कालीन अव्यवस्था समाप्त होनी चाहिए और सभी तरह से परिवर्तन आना चाहिए। कवि कहता है कि क्रांति भावना रूपी आग कहीं न कहीं तो अवश्य छिपी हुई है, चाहे वह हमारे हृदय में हो या तुम्हारे हृदय में हो। यदि तुम्हारे हृदय में क्रांति की आग छिपी हुई है तो उसे तुरंत भभक उठना चाहिए ताकि वांछित लक्ष्य को यथाशीघ्र प्राप्त किया जा सके, तभी बदलाव लाने का संकल्प पूरा हो सकेगा। तो ये इस गज़ल का भावार्थ है। अब हम इसका साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण देखते हैं। उक्त काव्यांश में कवि ने समाज में बदलाव लाने का आह्वान किया है। कवि ने बदलाव लाने के लिए आह्वान किया है। बदलाव लाने का आह्वान किया है। तो ये इस पद्यांश का और साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण है। और आगे हम अगली पंक्तियों को पढ़ते हैं, फिर उनकी सप्रश्न व्याख्या करेंगे। अगली जो गज़ल है, कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए, कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए, ये चौथी गज़ल है। कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए, कहीं पे शाम सिरहाने लगा के बैठ गए, कहीं पे शाम सिरहाने लगा के बैठ गए। जले तो रेत में तलवे तो हमने ये देखा, जले जो रेत में तलवे तो हमने ये देखा। बहुत से लोग वहीं छटपटा के बैठ गए, बहुत से लोग वहीं छटपटा के बैठ गए। खड़े हुए थे अलावों की आँच लेने को, खड़े हुए थे अलावों की आँच लेने को, सब अपनी अपनी हथेली जला के बैठ गए। अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इस
गज़ल की सप्रसंग व्याख्याएं करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रसिद्ध गज़लकार और समकालीन प्रगतिशील कवि दुष्यंत कुमार की गज़ल कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए। ये गज़ल उनका जो काव्य संग्रह है साये में धूप से उद्धृत है, अवतरित है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। कवि दुष्यंत कुमार लक्षणा शक्ति का आश्रय लेकर भारतीय जनता के सर्वहारा जीवन का वर्णन कर रहे हैं। सर्वहारा का मतलब जो निम्न वर्ग है, निम्न मध्यम वर्ग है, जिसको 2 जून रोटी खाने को नहीं मिलती है, यानी आम जनता है, उसकी पीड़ा है, उसका दुख दर्द है, उसकी दुर्दशा है, उसका इसमें चित्रण कर रहे हैं। अब हम व्याख्या का तीसरा सोपान, इसका भावार्थ देखते हैं। हम भारतीय लोगों को असुविधाओं में जीने का इतिहास इतना अभ्यास है कि जिस तरह लोग चादर बिछा कर बैठते हैं, उसी तरह हम कहीं भी कड़कड़ाती धूप में भी बैठ जाते हैं। धूप हमें जलाती नहीं, चादर पर बैठने जैसा सुख देती है। जिस प्रकार लोग सिराने तकिया लगाकर सोते हैं, उसी प्रकार हम कहीं भी संध्या का सहारा लेकर बैठ जाते हैं। धूप हमारे लिए चादर है और संध्या हमारे लिए तकिया है। हमने ये देखा है कि जब गर्म रेत के कारण पैरों के तलवे जलने लगे तो लोग वहाँ से भागकर, इतनी शक्ति नहीं थी कि दौड़कर या चलकर दूर तक जाते, अथवा उनमें रेत से इतना प्रेम था कि उसकी जलन को सहन करते हुए भी वहीं बैठे रहे और कहीं गए नहीं। इसका वास्तविक तात्पर्य भारत देश की जनता से है। इस देश की शासकीय व्यवस्था गर्म रेत के समान है, जो लोगों को बहुत कष्ट देती है। शासन प्रशासन, लोग व्याकुल होकर वहीं के वहीं बैठ जाते हैं। इस व्यवस्था को बदलने का प्रयास नहीं करते हैं। लोग हैबिचुअल हो गए हैं, आदत में आ गई है ये व्यवस्था। जाड़े में देहात के लोग शाम के समय अलाव जलाकर हाथ सेकते हैं और सर्दी से बचने का उपाय करते हैं। कवि कहता है कि लोग अलावों की आँच लेने अर्थात उनसे गर्मी पाकर अपनी सर्दी भगाने के उद्देश्य से उनके पास खड़े हुए थे, लेकिन सुख मिलने के स्थान पर उल्टा हुआ। अलाव पर तापने वाले सभी लोग अपनी अपनी हथेलियाँ जलाकर बैठ गए। कवि का तात्पर्य अलाव से स्वतंत्र भारत के शासन से है। भारतीय जनता ने सोचा था कि स्वतंत्रता उन्हें उसी प्रकार सुख सुविधा प्रदान करेगी जिस प्रकार सर्दियों में गर्माहट पहुंचाकर आलाव सुख देता है, लेकिन स्वतंत्र भारत के शासन ने सबको निराश कर दिया। सभी इस शासन में दुखी और परेशानियां पाकर निराश हो गए। अब हम इसका साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण देखते हैं। भाषा में अविदा शक्ति की अपेक्षा लक्षणा की प्रधानता है, इसीलिए अर्थ गांभीर्य और अर्थ विस्तार का गुण उत्पन्न हो गया है। भाषा अरबी फारसी शब्दों से मिश्रित खड़ी बोली है, जिसे हिंदी की शैली उर्दू भी कहा जा सकता है। शाम सिराने में अनुप्रास और अपनी अपनी में बीप्स अलंकार है। धूप की चादर में रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है और उक्त पदावतरण की भाषा शैली सहज सरल सुबोध है और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। आगे हम कहीं दुकानदार तो मेले में लुट गए यारो, दुकानदार तो मेले में लुट गए यारो, तमाशबीन दुकानें लगा के बैठ गए, तमाशबीन दुकानें लगा के बैठ गए। लहू लुहान नज़रों का जिक्र आया तो शरीफ लोग उठ के दूर जाके बैठ गए, शरीफ लोग उठे दूर जाके बैठ गए। ये सोच कर कि दरख्तों में छाँव होती है, यहाँ बबूल के साये में आके बैठ गए, यहाँ बबूल के साये में आकर बैठ गए। अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर
उक्त पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो नंबर 1 संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित दुष्यंत कुमार द्वारा विरचित साये में धूप नामक जो काव्य संग्रह है उससे उद्धृत ये पंक्तियां हैं। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। कवि ने लोगों की स्वार्थ प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला है, साथ में कवि ने संघर्ष करने की क्षमता न रखने वाले लोगों पर आक्षेप किया है और अविवेक और अनुचित चिंतन पर भी उन्होंने व्यंग किया है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। कवि कहता है कि मेले में दुकान लगाने वाले लोग अर्थात दुकानदार उसमें लुट गए, घाटा खाकर चले गए, परंतु मेले में जो लोग तमाशा देखने वाले थे वे अपनी दुकानें लगाकर बैठ गए। आस यह है कि आम जनता का हित साधने के नाम पर कुछ लोग स्वार्थी बनकर दूसरों को बहका रहे हैं या आम जनता को ठग रहे हैं। आगे कवि कहता है कि जब समाज में क्रांति लाने, कुशासन का विरोध करने और शोषण उत्पीड़न के खिलाफ आक्रोश प्रकट करने का अवसर आया तो तथाकथित स्वार्थी सभ्य लोग या कमज़ोर व्यक्तित्व वाले लोग वहाँ से खिसक कर दूर चले गए। अर्थात ऐसे लोग एकदम उदासीनता दिखाते हैं। और अंत में कवि कहता है कि हमने ये सोचा कि पेड़ से छाया मिलती है, सभी पेड़ छायादार होते हैं, इसी विचार से हम बबूल के नीचे आकर बैठ गए, परंतु उससे हमें छाया नहीं मिली, हमारा सोचना गलत रहा। आज से स्पष्ट है कि कुछ लोग भले ही सज्जन लगते हैं परंतु बबूल की तरह आश्रय चाहने वाले लोगों का हित नहीं साधते हैं, वे कोरा दिखावा ही करते हैं। अब हम इसका साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण देखते हैं। स्वार्थ साधने की खातिर कोरी नेतागिरी करने वालों पर प्रस्तुत पद्यांश में आक्षेप किया गया है। समाज में व्याप्त विसंगतियों का विरोध करने में आक्रोश करना उचित बताया गया है और सामाजिक चेतना का स्वर व्यक्त हुआ है। और साथ में सभी लोग उदार, संवेदनाशील और परोपकारी नहीं होते हैं, कुछ लोग दिखावा ही करते हैं, उसमें उनसे कोई भी लाभान्वित नहीं होता है। नीति उपदेशात्मकता का स्वर व्यक्त हुआ है। और उक्त पद्यांशों की भाषा अरबी, फारसी, उर्दू मिश्रित खड़ी बोली है और प्रस्तुत पद्यांशों की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। आज इतना ही, आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।